दोस्तों, मैं आदित्य ओझा स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल एस्पिरेंट्स फॉर जुडिशियल एंड लॉ एग्जाम्स में। आज हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंतर्गत कंडीशंस एंड वारंटी पर चर्चा करेंगे। सेल ऑफ गुड्स एक्ट के चैप्टर 2 में कंडीशन एंड वारंटी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस पे कई क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन जो बनता है कंडीशन एंड वारंटी पर वो ये है कि व्हाट इज कंडीशन एंड व्हाट इज वारंटी। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। और तीसरा क्वेश्चन बनता है व्हेन ए कंडीशन बिकम्स वारंटी। तो आइए आज हम अपनी चर्चा को स्टार्ट करते हैं। कंडीशन और वारंटी को सेल ऑफ गुड्स एक्ट के सेक्शन 12 में डिफाइन किया गया है। सेक्शन 12 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये कहता है a stipulation in a contract of sale with reference to goods which are the subject thereof may be a condition or a warranty। सेक्शन 12 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 4 सब सेक्शंस में डिवाइड है। सेक्शन 12 का क्लास 1 ये कहता है कि किसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कोई स्टिपुलेशन गुड्स के बारे में जो है वो या तो कंडीशन हो सकता है या वारंटी हो सकता है। स्टिपुलेशन का डिक्शनरी मीनिंग होता है आइटम स्पेसिफाइड इन लीगल इंस्ट्रूमेंट। मतलब किसी लीगल इंस्ट्रूमेंट में, अर्थात अगर कोई रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसमें जो आइटम्स स्पेसिफाइड होते हैं वो स्टिपुलेशन कहलाते हैं। तो अपने सामान्य जीवन में जब हम कोई सामान खरीदने दुकान पर जाते हैं या कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में उस सामान के संबंध में, उसकी क्वालिटी के बारे में, उसके पर्पस के बारे में और उसकी सूटेबिलिटी के बारे में कुछ उपबंध होते हैं। ये उपबंध या तो कंडीशन हो सकते हैं, ये वारंटी हो सकते हैं। तो कौन से स्टिपुलेशन कंडीशन होंगे और कौन से स्टिपुलेशन वारंटी होंगे, ये सेक्शन 12 का क्लास 2 और क्लास 3 बताता है। सेक्शन 12 का क्लास 2 कंडीशन को डिफाइन करता है और सेक्शन 12 का क्लास 3 वारंटी को डिफाइन करता है। तो आइए पहले कंडीशन को समझते हैं कि कंडीशन क्या है। तो कंडीशन को सेल ऑफ गुड्स एक्ट का सेक्शन 12 का क्लास 2 डिफाइन करता है। ये कहता है ए कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन, अर्थात कोई शर्त, ए कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन मतलब शर्त एक ऐसा निर्बंधन है जो कि इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, जो कि उस संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है। द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू ए राइट टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड, मतलब जिसकी ब्रीच कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करने का अर्थात संविदा को निराकृत करने का अधिकार प्रदान करती है। मतलब अगर हम कंडीशन को समझना चाहें अपने शब्दों में तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा निर्बंधन, स्टिपुलेशन की हिंदी निर्बंधन होती है, ऐसा निर्बंधन जो कि संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक है और जिस निर्बंधन की ब्रीच या जिसका खंडन पक्षकारों को यह अधिकार प्रदान करता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट कर सकें, अर्थात संविदा को निराकृत कर सकें, उसको हम कंडीशन कहते हैं। सेक्शन 12 का क्लास 3 वारंटी को डिफाइन करता है। सेक्शन 12 का क्लास 3 ये कहता है ए वारंटी इज ए स्टिपुलेशन, मतलब वारंटी एक ऐसा निर्बंधन है जो कि कोलैटरल टू द मेन पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, उस संविदा के मुख्य उद्देश्य का समपार्श्विक है। समपार्श्विक होने का मतलब ये है कि वो संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए आवश्यक तो नहीं है, मर्मभूत नहीं है, लेकिन उसका समपार्श्विक है। मतलब कि अगर उनका पालन होता है उन निर्बंधनों का तो वह कॉन्ट्रैक्ट मोर बेनिफिशियल होगा पार्टीज के लिए, और अगर उसका पालन नहीं किया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी को उतना बेनिफिट नहीं होगा, उसका पर्पस उतने अच्छे से सर्व नहीं होगा जितना कि तब होता जबकि उस निर्बंधन का पालन किया गया होता। लेकिन निर्बंधन का पालन ना होने के बावजूद भी
कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस नहीं फ्रस्ट्रेट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जिस पर्पस के लिए किया गया है वो सर्व हो रहा है। हालांकि ये उतने बेनिफिशियल मैनर में नहीं हो रहा है जितना बेनिफिशियल मैनर में तब होता जबकि उस स्टिपुलेशन का पालन किया गया होता। तो ये कहता है ए वारंटी इज ए स्टिपुलेशन, मतलब कोई वारंटी एक ऐसा निबंधन है जो कि मुख्य उद्देश्य के, संविदा के मुख्य उद्देश्य का संपार्श्विक है और द ब्रीच ऑफ विच गिव्स राइज टू ए क्लेम फॉर डैमेजेस, और जिसका विखंडन डैमेजेस क्लेम करने के एक राइट को जन्म देता है। मतलब दूसरे पक्षकार को यह अधिकार देता है कि वो क्षतिपूर्ति का दावा कर सके, बट नॉट टू ए राइट टू रिजेक्ट द गुड्स, लेकिन उसको यह अधिकार नहीं देता है कि वह गुड्स को रिजेक्ट कर सके। एंड ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट एज रिप्यूडिएटेड, और संविदा को निराकृत मान सके। ठीक, तो वारंटी एक ऐसा स्टिपुलेशन है जो कॉन्ट्रैक्ट का पर्पस का कोलैटरल है और जिसकी ब्रीच होने पर डैमेजेस क्लेम किए जा सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं किया जा सकता। मतलब अगर हम कंडीशन और वारंटी को सेक्शन 12(2) और 12(3) को कंपेयर करें तो ये निकल के आएगा, कंडीशन जो है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए इसेंशियल होता है और वारंटी कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए इसेंशियल ना होकर के कोलैटरल होता है। कंडीशन की ब्रीच होने पर दूसरे पक्षकार को यह अधिकार होगा कि वो संविदा को निराकृत कर सकता है, लेकिन वारंटी की ब्रीच होने पर दूसरे पक्षकार को यह अधिकार नहीं होगा कि वह संविदा को निराकृत कर सके। हाँ, वो क्षतिपूर्ति का दावा कर सकता है। सेक्शन 12 का क्लास 4 ये कहता है कि किन स्टिपुलेशन को हम कंडीशन कब मानेंगे और किन को वारंटी कब मानेंगे, किन परिस्थितियों में हम किसी स्टिपुलेशन को कंडीशन मान लेंगे और कब वारंटी मान लेंगे। तो ये कहता है कि वेदर ए स्टिपुलेशन इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ए कंडीशन और ए वारंटी डिपेंड्स इन ईच केस ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि किसी संविदा में कोई स्टिपुलेशन कॉन्ट्रैक्ट है या वारंटी है, ये उस संविदा के निर्वचन पर निर्भर करेगा। मतलब संविदा की जो भाषा है उसका जब हम अर्थान्वयन करेंगे, जब उसका अर्थ निकालेंगे तो उस अर्थ के आधार पर हम डिसाइड कर पाएंगे कि वो कंडीशन है या वारंटी। अगर उसका अर्थ ये निकल के आता है कि ये स्टिपुलेशन मेन पर्पस का इसेंशियल है तब हम इसको कंडीशन मान लेंगे, और अगर ये निकल के आता है कि ये कोलैटरल है, संपार्श्विक है और इसकी ब्रीच पर केवल और केवल दूसरे पक्षकार को डैमेजेस क्लेम करने का राइट मिल रहा है लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट करने का राइट नहीं मिल रहा है, तो हम उसको वारंटी मान लेंगे। सेक्शन 12 का क्लास 4 आगे ये कहता है, ए स्टिपुलेशन में बी ए कंडीशन दो कॉल्ड ए वारंटी इन ए कॉन्ट्रैक्ट। कोई निबंधन कंडीशन हो सकता है भले ही उसको उस संविदा के अंतर्गत वारंटी कहा गया हो। मतलब संविदा में भले ही उस निर्बंधन के लिए वारंटी शर्त का प्रयोग किया गया है, लेकिन अगर उस संविदा का निर्वचन करने पर यह निकल के आता है कि वो स्टिपुलेशन संविदा के मुख्य उद्देश्य के लिए इसेंशियल है, तो उसको कंडीशन माना जाएगा भले ही उसको वारंटी नाम दिया गया है। चलिए इसमें दो केसेस देख लेते हैं। पहला केस कंडीशन पर है और दूसरा वारंटी पर है। पहला केस है बाल्ड्री वर्सेस मार्शल का, बाल्ड्री वर्सेस मार्शल का। ठीक, इस केस में क्या हुआ, जो डिफेंडेंट थे ये मोटर व्हीकल बेचने का कार्य किया करते थे, तो प्लेंटिफ महोदय ने इनको बताया कि इनको टूर के पर्पस के लिए एक वाहन चाहिए। तो सेलर ने सजेस्ट किया कि आप बुगाटी गाड़ी ले लीजिए। मतलब एक गाड़ी थी उसका नाम था बुगाटी। उन्होंने ये सजेस्ट किया, सेलर ने ये सजेस्ट किया बायर को कि आप बुगाटी ले लीजिए, ये आपके टूर पर्पस के लिए परफेक्ट गाड़ी है। इन्होंने बायर महोदय ने सेलर के कहने पर वो गाड़ी ले ली, लेकिन बाद में ये निकल के आया कि वो गाड़ी टूर पर्पस के लिए उचित नहीं थी, सुटेबल नहीं थी। अब इन्होंने सूट लाया उस गुड्स को, उस गाड़ी को वापस करने के लिए और अपना सामान, अपना पैसा जो इन्होंने दिया था उसको वापस प्राप्त करने के लिए। तो इनके बाल्ड्री और मार्शल के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उस कॉन्ट्रैक्ट में ये भी लिखा गया था कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत
पक्षकारों के मध्य कोई भी वारंटी, चाहे वो संविदा द्वारा, चाहे वो विधि द्वारा अधिरोपित की गई हो या अदरवाइज अधिरोपित की गई हो, वो मान्य नहीं होगी। कोर्ट ने कहा कि ये इनके बीच का जो स्टिपुलेशन था ये वारंटी नहीं थी बल्कि ये कंडीशन थी। कंडीशन क्यों थी? क्योंकि इन्होंने गाड़ी खरीदने का इनका पर्पज ही था टूर के लिए, और वो गाड़ी टूर पर्पज के लिए उपयोग नहीं थी, इसलिए इनका पर्पज फ्रस्ट्रेट हो गया। वो गाड़ी इनके मतलब की नहीं थी, इसलिए इसकी ब्रीच को कंडीशन माना गया और इनको ये रिलीफ दी गई कि ये उस गाड़ी को वापस करके अपना पैसा वापस प्राप्त करें। दूसरा केस है हैरिसन वर्सेस नोवेल्स का। इस केस नोवेल्स, हैरिसन वर्सेस नोवेल्स एंड फोस्टर का केस। इस केस में क्या था कि एक शिप खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट था, तो उसके अंतर्गत ये हुआ कि सेलर ने ये बताया कि इस शिप की जो डेड वेट क्षमता है, मतलब इसकी जो पूरी भार वहन क्षमता है वो 400 समथिंग टन्स है। लेकिन बाद में जब इन्होंने खरीद लिया उस शिप को, प्लेंटिफ महोदय ने, तब ये पता लगा कि उसकी जो भार वहन क्षमता थी वो केवल 360 टन्स थी। मतलब जितना इन्होंने कहा था एग्जैक्ट उतना ना होकर के उससे कुछ कम थी। इन्होंने सूट लाया प्लेंटिफ महोदय ने, तो कोर्ट ने ये कहा कि ये जो स्टिपुलेशन थी ये कंडीशन नहीं थी बल्कि ये वारंटी थी। क्यों वारंटी थी? वारंटी इसलिए थी कि भार ढोने के लिए उस शिप को लिया गया, तो शिप दोनों कंडीशन में भार ढो सकता है, जब वो 400 समथिंग वेटेज का होता तब भी और 360 का है तब भी। तो ये उतना भार नहीं ढो सकते हैं जितना कि उस कॉन्ट्रैक्ट में कहा गया, लेकिन वो भार ढोने के लिए उपयुक्त था, इसलिए कोर्ट ने ये माना कि ये इनके दोनों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था उसमें जो उस शिप की भार वहन क्षमता के बारे में जो भी स्टिपुलेशन थी उस कॉन्ट्रैक्ट में, वो वारंटी थी ना कि कंडीशन, और ये केवल डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। उस शिप को वापस करके जो मनी इन्होंने पे किया था उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते हैं। कंडीशन और वारंटी के टॉपिक पर दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो ये बनता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी। तो आइए देखते हैं कि कंडीशन और वारंटी में क्या डिफरेंस होता है। कंडीशन और वारंटी में पहला डिफरेंस ये होता है कि कंडीशन ऐसी स्टिपुलेशन होती है जो कि इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है। मतलब कंडीशन एक ऐसी स्टिपुलेशन होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए इसेंशियल होती है, अर्थात उसके लिए मर्बूत होती है। जबकि वारंटी ऐसी स्टिपुलेशन होती है जो कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए कोलैटरल होती है, अर्थात जो समपार्श्विक होती है। दूसरा डिफरेंस, ऑन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में बी रिप्यूडिएटेड। मतलब कंडीशन की ब्रीच होने पर दूसरे पक्षकार के पास यह अधिकार होता है कि वो संविदा को निराकृत कर सकता है, रिप्यूडिएट कर सकता है। जबकि वारंटी के केस में वारंटी की ब्रीच होने पर ओनली डैमेजेस कैन बी क्लेम्ड, केवल नुकसानी की मांग की जा सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं किया जा सकता है। तीसरा डिफरेंस कंडीशन और वारंटी में होता है कि कंडीशन की ब्रीच होने पर बायर में रिजेक्ट द गुड्स एंड रिकवर द प्राइस पेड। मतलब कंडीशन की ब्रीच होने पर बायर के पास ये राइट होता है कि वो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है और जो प्राइस उसने पे किया है वो उसको रिकवर कर सकता है सेलर से। जबकि वारंटी की ब्रीच के केस में बायर कांट रिजेक्ट द गुड्स एंड रिकवर द प्राइस पेड। मतलब वारंटी की ब्रीच के केस में बायर के पास गुड्स को रिजेक्ट करके जो प्राइस उसने पे किया है उसको वापस पाने का अधिकार नहीं होता है। ही कैन क्लेम डैमेजेस ओनली, बायर केवल डैमेजेस क्लेम कर सकता है। कंडीशन और वारंटी में जो चौथा डिफरेंस होता है वो ये कि कंडीशन की ब्रीच होने पर बायर हैज ए राइट टू इलेक्ट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ए ब्रीच ऑफ वारंटी। मतलब अगर कंडीशन की ब्रीच होती है तो बायर के पास ये राइट होता है कि वो उस स्टिपुलेशन की ब्रीच को, कंडीशन की ब्रीच को कंडीशन की ब्रीच न मान करके वारंटी की ब्रीच मान ले। ठीक, तो कंडीशन की ब्रीच को वारंटी की ब्रीच मान लेने पे इफेक्ट उसका ये होता है कि बायर गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। जबकि वारंटी की ब्रीच होने पे
बायर हैज नो सच राइट टू इलेक्ट। वारंटी की ब्रीच होने पर बायर के पास ये राइट नहीं होता है कि वो वारंटी की ब्रीच को कंडीशन की ब्रीच मान ले, जबकि कंडीशन की ब्रीच के केस में बायर के पास ये राइट होता है कि वो कंडीशन की ब्रीच को कंडीशन की ब्रीच न मान के वारंटी की ब्रीच मान ले। फिफ्थ डिफरेंस, कंडीशन जो है वो इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट होती है, इसलिए कंडीशन कैन इन्फ्लुएंस द ओरिजिनल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कंडीशन शर्त संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए मर्मभूत होती है, इसलिए कंडीशन संविदा की प्रकृति को भी प्रभावित करने की क्षमता रखती है, जबकि वारंटी जो है वो कोलैटरल होने के कारण वो ओरिजिनल नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इन्फ्लुएंस करने की क्षमता नहीं रखती। मतलब वारंटी उस संविदा के प्रकृति को प्रभावित नहीं करती। तो कंडीशन और वारंटी पे, कंडीशन और वारंटी की डेफिनेशन, उसके बाद कंडीशन और वारंटी में डिफरेंस के बाद कंडीशन और वारंटी के टॉपिक पे तीसरा क्वेश्चन बनता है कि व्हेन कंडीशन टू बी ट्रीटेड एज वारंटी। तो सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कुछ सिचुएशंस को बताता है जिन सिचुएशन में किसी कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है। तो पहली स्थिति जबकि किसी कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है वो सेक्शन 13(1) में है। ये कहता है कि सेक्शन 13 का क्लास 1 ये कहता है कि व्हेन कंडीशन इज टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर। ऐसी स्थिति में जबकि कंडीशन सेलर द्वारा फुलफिल की जानी है और कंडीशन की ब्रीच होती है, तो बायर के पास ये राइट होता है कि वो उस कंडीशन की ब्रीच को कंडीशन की ब्रीच न मान करके वारंटी की ब्रीच मान ले। तो जब बायर कंडीशन की ब्रीच को कंडीशन की ब्रीच न मान करके बल्कि वारंटी की ब्रीच मान लेता है तो वो गुड्स को एक्सेप्ट कर लेता है और कॉन्ट्रैक्ट को रिप्यूडिएट नहीं करता है, लेकिन वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है। और एक बार जब वो अपना राइट कंडीशन की ब्रीच को कंडीशन की ब्रीच मानने के बजाय जब वो एक बार उसको वारंटी की ब्रीच मान लेता है, फिर दोबारा उसके पास ये ऑप्शन नहीं रह जाता है कि उस कंडीशन की ब्रीच को वो वारंटी की ब्रीच मान ले। तो पहली स्थिति में बायर इलेक्ट कर सकता है कि वो कंडीशन की ब्रीच को कंडीशन की ब्रीच न मान के बल्कि वारंटी की ब्रीच मान ले। दूसरी स्थिति सेक्शन 13 का क्लास 2 बताता है। सेक्शन 13 का क्लास 2 ये कहता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत गुड्स के कुछ पार्ट्स को बायर एक्सेप्ट कर चुका है और कॉन्ट्रैक्ट सेवरेबल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कंडीशन की ब्रीच होने पर उस कंडीशन की ब्रीच को वारंटी की ब्रीच मान लिया जाता है, जब तक कि पक्षकारों के मध्य जो संविदा हो उसमें यह ना लिखा गया हो कि कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट के ब्रीच होने पर भी और कॉन्ट्रैक्ट के सेवरेबल ना होने की भी स्थिति में भी कंडीशन की ब्रीच को कंडीशन की ही ब्रीच माना जाएगा। तो उस स्थिति को छोड़ करके अगर बायर गुड्स के कुछ पार्ट्स को एक्सेप्ट कर चुका है और कॉन्ट्रैक्ट को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं, मतलब जो पार्ट डिलीवर हो चुका है उससे अनडिलीवर पार्ट को सेपरेट नहीं किया जा सकता है, तो कंडीशन की ब्रीच को वारंटी की ब्रीच मान लिया जाएगा। तीसरी कंडीशन जो है वो सेक्शन 13 के क्लास 3 में ये बताई गई है। सेक्शन 13 का क्लास 3 ये कहता है कि जब लॉ द्वारा इम्पॉसिबिलिटी या एनी अदर रीजन, असंभवता के कारण या किसी अन्य कारण से लॉ किसी कंडीशन की ब्रीच को एक्सक्यूज कर देता है, तो उस स्थिति में कंडीशन या वारंटी की ब्रीच होने पर पक्षकार उस कंडीशन या वारंटी की ब्रीच पर लायबल नहीं होते हैं। इस प्रकार अगर इम्पॉसिबिलिटी के कारण या किसी अन्य कारण से लॉ द्वारा कंडीशन की ब्रीच को एक्सक्यूज कर दिया गया है तो भी कंडीशन की ब्रीच जो है वो वारंटी मान ली जाती है। तो कंडीशन और वारंटी पे हमने कंडीशन और वारंटी के डेफिनेशन, दोनों के मध्य डिफरेंस और कब कंडीशन की ब्रीच वारंटी की ब्रीच मानी जाती है इस पर चर्चा कर ली। सेल्स ऑफ गुड्स साइड के नेक्स्ट टॉपिक्स पर हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।